तो शुरुआत करते हैं आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जो चीन की राजधानी बीजिंग से आई हैं। बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है और दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो भारत वापस लौट गए हैं, लेकिन चाइना में क्या हो रहा है भारत को इस पर नजर रखनी चाहिए। अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो इसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार मौजूद हैं। हम लगातार आपसे ये बता रहे हैं, बात कह रहे हैं कि भारत चाइना के साथ अपने रिश्तों को जरूर सुधार सकता है, लेकिन चीन हमारा सच्चा दोस्त कभी नहीं हो सकता और ये तस्वीरें इसका सबूत है। मैं चलती हूं आपको लेकर बड़ी स्क्रीन पर और वहां पर दिखाती हूं कि आखिर चाइना और पाकिस्तान के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, जिसकी हम चर्चा आज करना चाहते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि चाइना क्यों भरोसेमंद नहीं है। क्योंकि चाइना पाकिस्तान की दोस्ती, जिनपिंग ने पाकिस्तान को अपना ऑल वेदर फ्रेंड कहा है। कूटनीतिक दुनिया में आखिर ऑल वेदर फ्रेंड क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा दोस्त जिस पर हर परिस्थिति, हर मौसम, हर हालात में भरोसा किया जा सके, यानी ऑल वेदर फ्रेंड कह रहे हैं। ऐसी दोस्ती जो हर हालात में बरकरार रहे। और ये जो द्विपक्षीय वार्ता हुई आज दोनों के बीच में, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान को अपना वैसा ही दोस्त बता रहे हैं जो कि हर वक्त उनके साथ रहता है। इसका यह मतलब है कि अगर पाकिस्तान चीन का ऑल वेदर फ्रेंड है तो भारत और चाइना के रिश्तों में कभी भी भरोसे की दीवार कि वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 पर काम शुरू करना चाहता है, जिसमें इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को पाकिस्तान के पेशावर से अफगानिस्तान के काबुल तक जोड़ा जाए। आपको याद होगा, हमने आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया था कि जो वन बेल्ट ऊपर से आ रहा है इधर चाइना से, उसको वो पीओके के रास्ते पेशावर और पेशावर से आगे ले जाना चाहता है सीधा अफगानिस्तान के काबुल तक। तो चाइना का ये प्लान है। अब ऐसे में सीपेक को पेशावर से काबुल तक जोड़ा जाएगा, जिसका वो अपना जो उसका स्कीम है उसका 2.0 यानी कि सेकंड हिस्सा लेकर अब सीपेक का आ रहा है चाइना। दूसरा, चाइना ने कहा है कि उसकी जो कंपनियां और नागरिक पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उन पर होने वाले हमलों को तुरंत रोकना होगा। पाकिस्तान में जितने लोग काम कर रहे हैं, चीनी कंपनियों में काम कर रहे हैं, नागरिकों पर उन पर हमले रोकना जरूरी है। तो ये चेतावनी भी पाकिस्तान को दी है चाइना ने। लेकिन इसी के साथ वो जो दोस्ती बढ़ रही है ना, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीपेक के जरिए ये चाइना चाहता है कि ऊपर से चीन से जो आ रहा उसका सीपेक का रास्ता है वो आगे बढ़े पेशावर यानी पाकिस्तान के बीचों बीच होता हुआ नीचे अफगानिस्तान काबुल तक। और तीसरा, चाइना ने कहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो वो पाकिस्तान के साथ अपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को भी अपडेट कर लेगा। और यह सुनकर शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर बड़े खुश हुए हैं। लेकिन आज जरा पाकिस्तान को भी आईना दिखा देते हैं कि वो क्यों चाइना की किसी भी बात को मानने से इनकार नहीं कर सकता और वो चाइना का एक गुलाम बनता जा रहा है। पाकिस्तान ने अपने कुल विदेशी कर्ज का 22% लोन अकेले किससे लिया है? चाइना से लिया है। 22% लोन। वैसे तो पूरे लोन को आप देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक से दूसरे नंबर पर 18% है, एडीबी से 15% है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, सऊदी अरब से 7% लोन लेता है, आईएमएफ से 6%, यूएई से 3 से 4% लेता है। लेकिन सबसे बड़ा लोन का जो इस पाई चार्ट का हिस्सा है, चाइना से ही अपना लोन लेता है। और ये कर्ज के तले दबे हुए चीन के सामने क्या मुंह खुलेगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान के हर नागरिक पर औसतन 2,70,000 पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। हर नागरिक पर 2,70,000 पाकिस्तानी रुपए का कर्ज। और ऐसे में चीन के कर्ज भी पाकिस्तान के लोगों को उनके सिर पर चढ़ा हुआ है। पाकिस्तान में जो विदेशी निवेश आया है उसमें भी अकेले चाइना की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है। और ये निवेश का पैसा भी चाइना पाकिस्तान से ही वसूल करने वाला है। तो आप समझिए कि क्या होने वाला है। पाकिस्तान की सेना के पास ज्यादातर जो हथियार भी हैं वो सारे के सारे हथियार, आपने भी देखा था, मेड इन चाइना। सिप्री के मुताबिक साल 2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान ने अपने 81% जो हथियार है वो किससे खरीदा है? ये सिप्री सोर्स है हमारा इस इंफॉर्मेशन का।
पाकिस्तान ने अपना 81% 81% हथियार जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करता है वो खरीदा है चीन से, तुर्की से 3.8% और नीदरलैंड से 5.5%। ये सब कुछ बता रहा है कि आखिर ये रिश्ता क्या है। और व्यापार के लिए भी पाकिस्तान चाइना पर ही निर्भर रहता है। साल 2024 में अगर आप देखिए तो पाकिस्तान ने चीन से 1,78,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदा था और कितना उसे बेचा था, सिर्फ 24,695 करोड़ रुपए का सामान। तो ये है पूरा उनका जो आयात निर्यात का इश्यू है। और देखिए पाकिस्तान चीन व्यापार बिल्कुल दिखाइए, चीन ने आयात जो किया है वो आप देख ही रहे कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। 2.25 लाख करोड़ का मामला यहां पर है जो वो आयात करता है चीन से पाकिस्तान, और भेजता कितना है 24,695 करोड़। तो ये जो मैसिव डेफिसिट है वो आप देख रहे हैं। नटशेल में आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो पाकिस्तान का कर्ज, पाकिस्तान का निवेश, पाकिस्तान के हथियार, पाकिस्तान का व्यापार, सब कुछ मेड इन चाइना है। और इसीलिए आज की बैठक में शहबाज शरीफ राष्ट्रपति शी जिनपिंग से शायद यही पूछने आए थे कि उन्हें आगे क्या करना है। कभी अमेरिका के भरोसे, कभी चाइना के भरोसे, यही पाकिस्तान का मुकद्दर है। लेकिन आखिर चाइना क्या प्लान कर रहा है, इसी मैप की हम बात कर रहे थे। हमने आपको पहले भी दिखाया, ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना चाहता है कि चाइना से होता हुआ वो यहां पर पेशावर, पाकिस्तान के इस हिस्से में बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाए और यहीं पर जहां पर उनके लोग काम कर रहे हैं, यहां पर एक के बाद एक अनेकों जगहों पर हमले हुए हैं चाइना के लोगों पर। वहीं वो चाहता है कि पेशावर से ही अफगानिस्तान काबुल तक भी जाए। तो ये जो पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, लेकिन भारत क्यों इस बात से नाराज होता है, क्योंकि ये पीओके के उस हिस्से से ऊपर में गुजरता हुआ दिखता है। और ऐसे में भारत चाहता है कि कोई भी कनेक्टिविटी, कोई भी, जिसकी साफ शब्दों में प्रधानमंत्री ने वहां पर चर्चा की और सबके सामने की, जिसमें उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी भी अगर आप किसी के साथ करें तो आप दूसरे की संप्रभुता के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते हैं। देखिए इन सब के बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग सिर्फ शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को चाय नहीं पिला रहे, बल्कि इसी के साथ साथ वो तो अजरबैजान को भी एससीओ देशों का स्थायी सदस्य बनाना चाहते हैं। ये वही अजरबैजान है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ जश्न मनाया था। और शहबाज शरीफ को पूरी दुनिया में अपनी झूठी जीत का ढिंडोरा पीटने के लिए मंच तैयार करके इसी अजरबैजान ने दिया था। और उसकी ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लेकिन अब अजरबैजान का मीडिया बता रहा है कि चीन चाहता था कि अजरबैजान को भी एससीओ देशों का स्थायी सदस्य बनाया जाए, लेकिन भारत ने इसका विरोध कर दिया। और चली किसकी? भारत की। भारत नहीं चाहता था कि एससीओ संगठन में पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान का कोई भी गुट बने और ये देश चाइना के साथ मिलकर इस संगठन को अलग अलग खेमों में बांटते। इसीलिए भारत चाइना की सहमति के बावजूद अजरबैजान के प्रस्ताव पर राजी नहीं हुआ और हमने उसे एससीओ में स्थायी सदस्य बनने से रोक दिया। मैं आपको पढ़कर बताती हूं क्योंकि मेरे हाथ में वो रिपोर्ट है। इस पर अजरबैजान का मीडिया क्या लिख रहा है। इंडिया ब्लॉक्स अजरबैजान एससीओ बिड एज पाकिस्तान कंसिडर्स टाइज विद अमेरिका। तो साफ शब्दों में इस पर लिखा हुआ है, जो इसकी टॉप है, ये हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं, ये वाला हिस्सा। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इंडिया ने ही ये ब्लॉक किया है ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान अमेरिका से अपने रिश्ते अच्छा कर रहा है। उस वक्त उसमें लिखा है इंडिया ब्लॉक्स अजरबैजान एससीओ बिड। China has reaffirmed its support for Azerbaijan application to become a full member of Shanghai Cooperation Organization. इसमें ये जो पहला ही पिंक लाइन से हमने हाईलाइट किया है आपके लिए, उसमें वो हिस्सा है जिसमें वो चाइना के लिए बात कर रहा है और ये कह रहा है कि चाइना ने अपनी सहमति दिखाई और ये कहा है कि परमानेंट मेंबर एससीओ में बनना चाहिए अजरबैजान को, और इंडिया ने ही इसे रोका है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। अजरबैजान, पाकिस्तान और चीन का एक वहां पर गुट बनता तुर्की के साथ मिलकर, जिसको रोकने के लिए ये फैसला भारत ने लिया और अजरबैजान को ब्लॉक किया। वैश्विक राजनीति में एक शब्द काफी इस्तेमाल होता है जिसे जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, लेकिन चाइना के मामले में आप इसे जियो, क्योंकि शी जिनपिंग है उनके राष्ट्रपति, तो जियोपॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। अब क्या है जियोपॉलिटिक्स का मतलब? राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वो राजनीति जिसमें अमेरिका के खिलाफ काउंटर ब्लॉक बनाने के लिए वो भारत के साथ अपने रिश्तों में तनाव कम कर रहे हैं।
और इसी दौरान भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान और उसके दो सबसे खास दोस्त तुर्की और अजरबैजान पर भी मेहरबानी दिखा रहे हैं। इन घटनाओं के बावजूद एक तथ्य यह भी है कि चाइना ने पहले भी पाकिस्तान के साथ संबंध रखते हुए भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश की है और भारत ने भी हमेशा चीन के साथ तनाव को कम करने पर काम किया है। भारत चाहता है कि व्यापार का एक अच्छा संतुलित रास्ता बने। आप जरा इस तस्वीर को देखिए, साल 1962 की तस्वीर है। भारत चीन युद्ध के बाद ऐसा लगता था कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री कभी भी अब चीन नहीं जाएगा, सीधी जंग हुई थी। लेकिन दिसंबर 1988 में राजीव गांधी ने इस धारणा को तोड़ दिया और वो पूरे 34 सालों के बाद 5 दिनों के लिए चीन के दौरे पर गए, जहां सोनिया गांधी भी उनके साथ थी और चाइना के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनके स्वागत में एक विशेष समारोह का आयोजन किया था। उस वक्त राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत और चाइना के बीच कई समझौते हुए थे और राजीव गांधी ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का भी दौरा किया था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस मुलाकात से चीन और भारत के रिश्ते तो सुधरे, लेकिन इसी के साथ चाइना ने पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को जारी रखा और आज भी चीन यही कर रहा है। और इसीलिए भारत को खुली नजरों के साथ इस पूरी स्थिति का आकलन करते हुए आगे बढ़ना होगा। चीन सोचता है कि उसके पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों से वो भारत पर दबाव बनाकर खुद को आगे रख सकता है, लेकिन हमें लगता है कि यही बात भारत और चीन के रिश्तों में भरोसे की कमी भी पैदा कर सकती है। इसके अलावा हमें यह भी लगता है कि मौजूदा वक्त में चाइना की नजर सुपर पावर के उस ताज पर है जिस पर अब तक अमेरिका का दबदबा रहा है, लेकिन अब चाइना अमेरिका के इस वर्चस्व को तोड़ना चाहता है और यही वजह है कि पहले उसने एससीओ के मंच पर ग्लोबल साउथ के देशों को इकट्ठा किया और अब वो अपनी विक्ट्री डे परेड से पूरी दुनिया और खासकर अमेरिका को एक संदेश देना चाहता है। 3 सितंबर यानी कल चाइना में विक्ट्री डे परेड का आयोजन होगा, जिसमें रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको, म्यांमार के जुंटा शासक मिन ओंग और कांगो के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। चाइना में ये विक्ट्री डे परेड इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने चाइना पर कई हमले किए थे और इन हमलों के बाद आखिर में जापान इस विश्व युद्ध में हार गया था। पहले चाइना इस मौके पर विक्ट्री डे परेड का आयोजन इसलिए करता था क्योंकि वो अपने लोगों को यह बताना चाहता था कि कैसे चाइना ने दूसरे विश्व युद्ध में जापान के आक्रमण को झेला और आखिर जापान की इस युद्ध में हार हुई। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से चीन की ये विक्ट्री डे परेड उसकी सैन्य ताकत, मतलब शक्ति प्रदर्शन में सैन्य ताकत के वैश्विक प्रदर्शन का एक जरिया बन गई है। और इस बार जब इस परेड का 80वां आयोजन हो रहा है और इसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग के 2 खास मेहमान राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन शामिल हो रहे हैं, तब चाइना इस परेड में अपनी सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी दिखा सकता है। इनमें एक मिसाइल को YJ-21 कहते हैं और दूसरी मिसाइल DF-17। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि चीन आखिर इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स को दिखाकर साबित क्या करना चाहता है, जिनकी मारक क्षमता 1.5 से 2.5 किलोमीटर के बीच हो सकती है। ये परेड बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर है वहां पर होगी, जिसके लिए पूरी राजधानी में 2 लाख झंडे लगाए गए हैं और इसमें कुल 50,000 लोग शामिल होने वाले हैं। मैं आपको जरा बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूँ। इस परेड में चीन के 2 खास मेहमान जो होंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि कैसे उसमें पुतिन और किम जोंग उन सब शामिल हो रहे हैं, ईरान के भी राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। हरे रंग की बख्तरबंद ट्रेन से किम जोंग उन बीजिंग पहुंचे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग विजुअल है, इनका हमेशा तरीका अलग रहता है, लेकिन जिस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं उसकी तहत एक बख्तरबंद ट्रेन से किम जोंग बीजिंग पहुंचे हैं और एक राष्ट्रपति पुतिन और दूसरे उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर जिनकी बात हम कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो इसी हरे रंग की बख्तरबंद ट्रेन से किम जोंग उन बीजिंग पहुंचे हैं और आज उनकी ट्रेन की काफी चर्चा भी सोशल मीडिया पर खास तौर पर हो रही है। ये वही ट्रेन है जिससे पहले किम जोंग उनसे पहले रूस भी गए, वियतनाम और चीन की यात्रा की है और कई बार इस ट्रेन की स्पीड की तुलना कछुए से भी की जाती है। इसकी स्पीड सिर्फ 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें हर ट्रेन में 10 से 15 डिब्बे होते हैं। कुछ डिब्बे सिर्फ किम जोंग उन के लिए होते हैं, जिनमें बेडरूम से लेकर दफ्तर, रेस्टोरेंट
और इसी के साथ साथ यहाँ तक कि उनकी 2 जो बख्तरबंद मर्सिडीज हैं वो भी रखने की जगह है इस ट्रेन के अंदर। तो ये हो गया उनका ऑफिस, जो 15 डिब्बे हैं उनमें। वहीं पर ऑफिस भी है जहां से किम जोंग उन काम करते हैं, अपने लोगों के साथ मिलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, 1-2 जो फोटो खींचने वाले लोग हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी ट्रेन में फिर उनकी 2 गाड़ियां भी आ जाती हैं। अधिकतम स्पीड लेकिन इतनी कम है, कछुए से इसकी तुलना की जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं। आप एक दिन पहले की ये तस्वीर अब देखिए, जब बीजिंग पहुंचने से पहले किम जोंग उन एक रेलवे स्टेशन पर रुककर सिगरेट पी रहे थे और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वो चर्चा भी कर रहे थे। बीजिंग पहुंचने से पहले अधिकारियों से उनकी जो चर्चा हो रही थी, ये तस्वीरें भी उन्होंने अपलोड की थी। और इससे पहले साल 2019 में जब किम ट्रंप से मिलने वियतनाम गए थे, तब उनकी ट्रेन को लाल पीले इंजन ने खींचा था, जिस पर चाइना की रेलवे का लोगो था, जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका रहा है ट्रैवल करने का किम जोंग उन का। और वो हरे बख्तरबंद गाड़ी से इस बार पहले, लेकिन इससे ट्रेन पर चीन की रेलवे का लोगो था जिससे वो पहुंचे थे। दोस्ती का एक प्रतीक इसे समझिए। आपके मन में ये सवाल भी होगा कि किम जोंग उन आज के जमाने में भी इस ट्रेन से सफर क्यों कर रहे हैं। तो इसका कारण यह है कि किम जोंग उन के दादा और उत्तर कोरिया के पहले सुप्रीम लीडर किम इल सुंग ने साल 1994 तक अपनी सभी विदेशी यात्राओं के लिए ट्रेन का ही इस्तेमाल किया था। इसके बाद किम जोंग उनके पिता ने भी रूस की 3 यात्राएं सिर्फ ट्रेन से की और वो 20,000 किलोमीटर का सफर तय करके मॉस्को पहुंचे थे ट्रेन से। और इसके बाद किम जोंग उन ने भी अपनी विदेशी यात्राओं के लिए सिर्फ ट्रेनों को सुरक्षित माना और हवाई सफर से आज तक उन्होंने दूरी बनाकर रखी है। बड़ी बात यह है कि एक तरफ एससीओ समिट में रशिया, भारत, चाइना का एक त्रिकोण दिखा, जिसमें भारत की मौजूदगी की अमेरिका में काफी चर्चा हुई। और अब अमेरिका को खुलकर धमाके वाले किम जोंग उन भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन के साथ मंच पर दिखने वाले हैं। और इसे बड़ी घटना इसलिए भी माना जाएगा क्योंकि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, तीनों देश परमाणु संपन्न देश हैं। और ये बहुत तकड़ी है क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग की चर्चा हुई। लेकिन इस बार कौन कौन होगा वहां पर? चाइना, शी जिनपिंग, उत्तर कोरिया की तरफ से, नॉर्थ कोरिया की तरफ से किम जोंग उन और रशिया से व्लादिमीर पुतिन। अब ये तीनों ही परमाणु संपन्न देश हैं और तीनों की ही अमेरिका से जबरदस्त दुश्मनी और ठनी हुई रहती है। तीनों को अमेरिका से एक तरह से आप माने कि रिश्ते उनके खराब हैं। कट्टर दुश्मनी के रंग इन रिश्तों में अमेरिका के साथ। खैर, इस विक्ट्री डे परेड से पहले आज चाइना में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और ये कहा कि जैसे भारत के साथ रशिया के मजबूत संबंध है, ठीक वैसे ही मजबूत संबंध पाकिस्तान भी रशिया के साथ बनाना चाहता है। अमेरिका, रशिया और चाइना में बड़ा अंतर यह है कि अमेरिका और चाइना अपने फायदे के लिए दोस्ती करते हैं, जबकि रशिया दोस्ती को नफे और नुकसान दोनों में निभाता है। अब तक रूस और भारत की दोस्ती ऐसी हो रही है और शायद इसी को देखकर शहबाज शरीफ भी चाहते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन पाकिस्तान को एक मौका दे। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन शायद ऐसी कभी नहीं करेंगे और इसकी वजह क्या है? वो ये कि पाकिस्तान ने रशिया को कई धोखे दिए हैं। सबसे बड़ा धोखा तो सोवियत अफगान युद्ध में मिला था, जब पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर अफगान मुजाहिदीन की मदद की थी और सोवियत रूस की सेनाओं को धोखा दिया था। ईरान पर भी पाकिस्तान ने रशिया के साथ कई बार विश्वासघात किया और शीत युद्ध के वक्त भी पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में था। और इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन जानते हैं कि एक बार के लिए सांप पर भरोसा कर सकते हैं कि वो डसेगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये सब कुछ वहां पर जिस अंदाज में बात हो रही है उसी से आप समझ रहे होंगे। शहबाज शरीफ रशिया के साथ भारत जैसे मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन आप जरा इस तस्वीर को देखिए। आज जब शहबाज शरीफ राष्ट्रपति पुतिन के सामने बायलैटरल बातचीत के लिए, द्विपक्षीय वार्ता के लिए पहुंचे, तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान को हंसी का पात्र बनवा दिया क्योंकि वो काफी देर तक ईयरपीस नहीं लगा पाए। इसके बाद पुतिन उन्हें दिखाने लगे कि ईयरपीस कैसे लगाया जाता है। पाकिस्तान शायद इसलिए भी रशिया को लुभाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अब तक लोन बांटने की जो ताकत अमेरिका के पास थी, उस ताकत को अब मुख्य रूप से एससीओ देशों के पास लाने की कोशिश हो रही है। और इसमें रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक नया प्रस्ताव लेकर आए हैं। दोनों देश चाहते हैं कि जैसे दुनिया में अभी वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाएं हैं जो हर देश को उसकी जरूरत के हिसाब से लोन देती हैं
और उनकी आर्थिक गतिविधियों पर पूरी तरह से अपनी निगरानी भी वो रखती हैं, ठीक वैसे ही एससीओ देशों का अपना खुद का एक बैंक होना चाहिए जो एससीओ देशों की आर्थिक जरूरत को पूरा कर सके। चाइना ने कहा है कि इस बैंक का नाम एससीओ डेवलपमेंट बैंक हो सकता है, जिसका जिक्र एससीओ समिट के संयुक्त बयान में भी किया गया। यह बैंक उसी तरह से एससीओ देशों को उनकी जरूरत के लिए आसान शर्तों पर लोन देगा जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी जो संस्थाएं हैं वो अभी तक देती रही हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का गठन अमेरिका की पहल पर हुआ था और इनका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आज भी अमेरिका में ही है, जिसकी वजह से बहुत सारे देश ऐसा मानते हैं कि अमेरिका इन संस्थाओं पर अपना प्रभाव रखता है और कई बार उसके कहने से कुछ देशों को लोन मिल जाता है और कुछ देशों के लोन खारिज भी हो जाते हैं। तो एक तरह से दादागिरी चलती है। उदाहरण के लिए ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब भारत यह कह रहा था कि आईएमएफ से पाकिस्तान को आर्थिक मदद नहीं मिलनी चाहिए, वो आतंकवाद का एपी सेंटर है, क्या हुआ था? पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ युद्ध में करेगा, यह तक हमने कहा था। तब आरोप यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करके उसे आईएमएफ से लोन दिलवा दिया और यह पहली बार नहीं हुआ है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और इसी वजह से पश्चिमी दबदबे को खत्म करने के लिए चाइना ने रशिया के साथ मिलकर एससीओ का अपना एक डेवलपमेंट बैंक बनाने की बात कही है। हालांकि इस बैंक को लेकर एक चुनौती क्या है, वो ये कि क्या इसका आकार वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के आसपास पहुंच पाएगा। साल 2024 में अकेले आईएमएफ ने 30 देशों को 6,17,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है और आर्थिक मदद दी है, जबकि वर्ल्ड बैंक ने भी सिर्फ एक साल में कई देशों को 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड्स दिए हैं। और यही है पश्चिमी देशों की असली ताकत। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने पिछले 70 से 80 सालों में ऐसी एक व्यवस्था बनाई है जिसमें पूरी दुनिया घूमती है और अब एससीओ के मंच से इसी की काट को ढूंढा जा रहा है। हालांकि इस एक कदम से अमेरिका की करेंसी डॉलर का प्रभाव भी दुनिया में फीका हो सकता है और ऐसे में सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप कहीं इस डेवलपमेंट बैंक को भी अमेरिका के हितों के खिलाफ तो नहीं मान लेंगे और इस बैंक में शामिल देशों पर प्रतिबंध तो लगाने की नहीं सोचने लगेंगे, लेकिन कम से कम एक पहल हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ कार्ड प्रोटेक्शनिज्म के विचार से ही प्रेरित है। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है? अपने बाजार को बचाना, उसकी रक्षा करना, प्रोटेक्शन देना, अपने सामान की तो हिफाजत करना और विदेशी सामानों को अपने लिए खतरा मानकर उस पर ज्यादा टैरिफ लगाना। ये आपने देखा होगा जब विश्व में ग्लोबलाइजेशन हुआ और ये माना गया कि पूरी दुनिया एक ग्लोब है, एक साथ है, पूरी दुनिया एक है। ऐसे में व्यापार का आदान प्रदान होने लगा तमाम देशों के बीच में, लेकिन वापस प्रोटेक्शनिज्म के दौर में अमेरिका को ले जाने का श्रेय राष्ट्रपति ट्रंप को ही जाता है, क्योंकि अब वो ये मानते हैं कि मुझे अपने बाजार को बचाना है, मुझे जो बाहर से सामान आ रहा है उससे अपने बाजार की रक्षा करनी है, उस पर टैरिफ वो बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वो टैरिफ की इस नीति से अमेरिका को फिर से महान बना देंगे। मागा, उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जरूर सफल होगा। कैसे सफल होगा? ये टैरिफ लगा कर। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप जिस अमेरिका को महान बनाने के नाम पर इतनी मनमानी कर रहे हैं, उसी अमेरिका के लोग आज अलग अलग शहरों और राज्यों में सड़कों पर उतरे हुए हैं। ऐसे ऐसे स्टेट्स अमेरिका के जो कि ट्रंप के पक्ष में थे, उन जगहों पर अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त विरोध हो रहा है। 1 सितंबर को लेबर डे के मौके पर अमेरिका में शिकागो से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक कई विरोध प्रदर्शन हुए और राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ एक नारा खूब लगा कि ट्रंप मस्ट गो नाउ, यानी ट्रंप को अब चले जाना चाहिए और उन्हें राष्ट्रपति का पद छोड़ देना चाहिए। देखिए, ये तमाम विरोध प्रदर्शन अमेरिका में लिविंग वेज यानी जीविका के लिए जो लिविंग वेजेस का उनका एक पूरा आंदोलन वहां पर चल रहा है, लिविंग वेजेस का, न्यूनतम वेतन को बढ़ाने, नेशनल गार्ड्स को तैनाती करने और टैरिफ की नीतियों के खिलाफ हुआ है। और ये विरोध प्रदर्शन अमेरिका के ही लोग कर रहे हैं, जिनका नाम लेकर आजकल ट्रंप किसी भी देश पर अपनी मनमानी से कितना भी टैक्स लगा देते हैं। असल में आप राष्ट्रपति ट्रंप के पिछले लगभग 8 महीनों का कार्यकाल देखेंगे तो अमेरिका के लोगों को उनका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि आखिर जो हम ये डेटा आपको दिखाने वाले हैं उसकी वजह क्या है। क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता सबसे तेजी से किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सबसे तेजी से गिरी है? ये उनका पूरा कच्चा चिट्ठा है जिसमें उनकी घटती हुई लोकप्रियता का पूरा नंबर है।
सोर्स प्यू रिसर्च है, जिसमें हम उनकी अप्रूवल रेटिंग्स या डिसअप्रूवल रेटिंग्स आपको दिखा रहे हैं, जो फरवरी 2025 में उनके तौर तरीकों को देखकर अप्रूवल रेटिंग्स 52 थी और अप्रूवल मतलब उनके समर्थन में जो लोग खड़े थे वो 52% थे, जो उनके खिलाफ थे वो 43% लोग थे। लेकिन देखिए कैसे गिरने वालों का, ना चाहने वालों का रिकॉर्ड बढ़ता चला गया और वो अब पहुंच गया है 53 से 52 पर। 52% जो उनकी पहले चाहने वालों की नंबर था, वो अब उनके खिलाफ वालों का नंबर बन चुका है और जो लोग उनके खिलाफ थे वो अब उनके समर्थन में बचे हैं। 43% पहले कहते थे, ये कुछ महीनों की बात है। देखिए फरवरी से आते आते सितंबर और डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं 52 से 43 और जो उनके खिलाफ है वो 43 से हो गए हैं 52। तो ये है उनका पूरा कच्चा चिट्ठा, क्योंकि 8 महीनों में राष्ट्रपति ट्रंप ने फैसले लेने में इतनी मनमानी की है कि ये आंकड़ा पलटा है। मैं आपको पढ़कर बताती हूं, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता इसलिए भी घट रही है क्योंकि उन्होंने अब तक अपने फैसलों के पीछे जो भी वजह बताई वो सारी वजह तथ्यों और सबूतों के आधार पर है। उनकी जो अप्रूवल रेटिंग्स है और डिसअप्रूवल रेटिंग्स है उसमें जिस तरह का बदलाव आया है वो ये साफ इशारा कर रहा है कि देखिए जब उनकी 6 महीने 8 महीने पहले की शुरुआत थी तब यही 52% लोग उनको पसंद करते थे, अब उनके खिलाफ 52% लोग हो चुके हैं। तो ये साफ दिखाता है कि किस तरह से उनके चाहने वालों का जो नंबर है वो पूरी तरह से डगमगाता हुआ गिरता हुआ दिख रहा है। जैसे भारत पर क्या किया उन्होंने, 50% टैरिफ ये कहते हुए लगाया कि भारत रशिया से कच्चा तेल खरीदता है, जबकि रशिया से कच्चा तेल तो यूरोप के देश भी खरीदते हैं। खुद अमेरिका भी यूरेनियम से लेकर फर्टिलाइजर तक रशिया से ही खरीदता है। अमेरिका के पिछले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ध्यान से सुनिए, जैक सलिवन, जिन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के बेटों ने इसी साल पाकिस्तान के साथ एक क्रिप्टो डील साइन की है, जिसकी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप अपने परिवार के व्यापार के लिए भारत के साथ रिश्तों को खराब कर रहे हैं और इसके पीछे असल में राष्ट्रपति ट्रंप के परिवार का फायदा छिपा हुआ है। तो कैसे एक पूरे देश को वो झोंक रहे हैं अपने फायदे के लिए। देखिए भारत अमेरिका के साथ एक तरफा व्यापार कर रहा है, लेकिन ये व्यापार अब नहीं चलेगा, ये कहा था ना डोनाल्ड ट्रंप ने। वैसे राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत पर यह आरोप लगा रहे हैं कि हमारे व्यापार से अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान होता है और हमने अमेरिका का खूब फायदा उठाया है। लेकिन आप जरा इन दावों का भी एक कच्चा चिट्ठा आपको दिखा देते हैं और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिखाऊंगी, जिसके बाद आपके पास भी जवाब होगा ऐसे लोगों के लिए जो कहते हैं कि भाई अमेरिका ज्यादा सामान हमसे लेता था। लेकिन ये देखिए हम कहां पर हैं, भारत यहां पर है। अमेरिकी वस्तु व्यापार घाटा जो है, हम ट्रेड डेफिसिट जिसकी चर्चा कर रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप, तो पता नहीं 7 समंदर पार से ये आंकड़े उनको दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, लेकिन आप अपने घर में ये आंकड़े जरूर देखिए। ट्रेड डेफिसिट किसके साथ सबसे ज्यादा है अमेरिका का? चाइना को 90 दिन का ग्रेस पीरियड दिया और जब टैरिफ भी लगाने की बात हुई है तो 25 से 30% टैरिफ वहां लगा रहे हैं, तो 26 है ट्रेड डेफिसिट वहां पर। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन? यूरोपियन यूनियन 20.81। तीसरे नंबर पर ट्रेड डेफिसिट, यानी जो ट्रेड डेफिसिट है एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं, मतलब जितना सामान अमेरिका इनसे खरीद रहा है उससे कहीं कम वो वहां पर बेच पा रहा है। समझ गया? ऐसे में चाइना सबसे ज्यादा माल वहां पर बेचता है और कंपैरिजन में अमेरिका बहुत से बहुत कम खरीदता है। दूसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन है, तीसरे पर मेक्सिको है, चौथे पर ताइवान है, जापान है, उसके बाद छठे पर, उसके बाद से देखिए कनाडा है, उसके बाद जाकर भारत आता है 4.04। तो आप देख रहे हैं कि 7वें नंबर पर भारत है। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि राष्ट्रपति ट्रंप का यह दावा बिल्कुल गलत है कि भारत अमेरिका के व्यापार घाटे में बड़ी हिस्सेदारी रखता है और इसीलिए वो पनिश कर रहा है। इनमें से 2 ही कौन से देश हैं जिस पर, एक ब्राजील पर लगाया है और एक भारत पर। ब्राजील के साथ क्या है, वो तो इन 7 में भी नहीं है और भारत 7वें नंबर पर है और 50% सबसे ज्यादा टैरिफ ब्राजील और भारत पर। इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना झूठ अमेरिका इस वक्त बोल रहा है। अमेरिका का कुल सेवा व्यापार जो है सर्विस सेक्टर में, वो हम आपको बता रहे हैं, आंकड़े सामने आ रहे हैं। व्यापार में हुए घाटे या नुकसान के थे, लेकिन सर्विस सेक्टर में आप देखेंगे तो भारत ने अमेरिका को 3,67,000 करोड़ रुपए की सेवाएं बेची।
वहीं दूसरी तरफ भारत को सेवा निर्यात जो है, भारत ने अमेरिका को 3,67,000 करोड़ रुपए की सेवाएं बेची, जबकि अमेरिका ने इसी दौरान हमें 3,69,000 करोड़ रुपए की सेवाएं बेची थी, जो भारत से थोड़ा ज्यादा ही है। और सोचिए, अगर ये हमसे ज्यादा ही है तो राष्ट्रपति ट्रंप दिन रात ये क्यों कहते हैं कि भारत अब तक अमेरिका का फायदा उठा रहा था? यहां पर कौन किसका फायदा उठा रहा है? एक और आंकड़ा देखिए, 1997 तक भारत अमेरिका से हथियार नहीं खरीदता था, लेकिन इसके बाद 2007 से 2024 तक भारत ने अमेरिका से 2,12,000 करोड़ का हथियार खरीदा। यह सिर्फ 2007 से 2024 की बात है। 1997 तक बिल्कुल नहीं खरीदा था हमने, लेकिन उसके बाद शुरुआत हुई और 2007 से 24 के बीच में हमने लगभग 2,12,000 करोड़ का हथियार अमेरिका से खरीदा है। और यहां तो हमारा शुद्ध घाटा हुआ, क्योंकि हमने तो अमेरिका से हथियार खरीदे, लेकिन उसे हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट ना के बराबर था। लेकिन इन आंकड़ों को राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया को बताते ही नहीं है। हमारी तो सलाह यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर को थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। और ये जो पीटर नवारो अपने अंदर पूरा जहर भर के सुबह सुबह उठते हैं वहां पर और कुछ ना कुछ डायरेक्ट पोस्ट भारत के खिलाफ लिखते हैं, उनको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए और ये सारे आंकड़े राष्ट्रपति ट्रंप को बताने चाहिए, ताकि उन्हें ये समझ आ सके कि वो आधी अधूरी बात बताकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार नहीं कर सकते। ये एजेंडा गलत है। वैसे दुष्प्रचार में तो पाकिस्तान भी बहुत माहिर है, और इस बात तो आप हमारी अगली खबर से भी समझ सकते हैं। इस वक्त भारत के कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं, और जैसे हालात भारत के पंजाब की है, उससे भी बुरा हाल पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत का है। लेकिन अजीब बात यह है कि पाकिस्तान के नेता बाढ़ की इस आपदा को भी अल्लाह की नेमत, बरकत, ब्लेसिंग्स बता रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बयान सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि बाढ़ का पानी एक ब्लेसिंग है, नेमत है, और जो लोग कल तक पानी के लिए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अब उन्हें टब, बाल्टी और दूसरी चीजों में भी बाढ़ के पानी को जमा करके रख लेना चाहिए। सुनिए, उनकी अकल को कहां तौला जाए, कहां पर समझा जाए। मतलब घर के घर लोग सब कुछ डूब रहा है, उसमें कह रहे हैं बाल्टी और टब में पानी भर के रखिए। मतलब जैसे लगता है कि असल दुनिया से बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड वहां पर नेता है। पाकिस्तान की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि दक्षिण एशिया में भारी बारिश के कारण रावी, चिनाब और सतलज नदियों का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पंजाब प्रांत में खेत, गांव, शहर सब बाढ़ की चपेट में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 2 लाख लोगों को अब तक सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है, और ये पाकिस्तान के इतिहास की सबसे भयानक बाढ़ बताई जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों के लिए मजाक से कम नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में इस बाढ़ को लेकर वहां के मंत्री एहसान इकबाल भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने जानबूझकर अपने बांधों में इतना पानी छोड़ा कि पाकिस्तान में बाढ़ आ गया, और बाढ़ भारत की वजह से आई। सोचना चाहिए कि भारत के पंजाब में बाढ़ क्यों है। अब हम चर्चा कर रहे हैं अपने देश के उस हिस्से की, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में अगर आप देखेंगे तो इस वक्त बाढ़ की स्थिति कई जगहों पर बन गई है। खास तौर पर बीते दिन से पंजाब की स्थिति चिंताजनक है। पंजाब की नदियों सतलज, व्यास, रावी और घग्गर उफान पर है। ये नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसमें पंजाब में हाहाकार मचा हुआ है। ये हम आपको गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसकी वजह से पंजाब के करीब 1,000 से ज्यादा गांव, कुछ आंकड़े तो बता रहे हैं कि लगभग 1500 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं और कई गांव डूबे हैं। हालात बहुत ज्यादा खराब है। आपदा प्रबंधन से जुड़े लोग युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के प्रयास जारी हैं। इसी वजह से एससीओ बैठक से लौटने के बाद तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात की थी और बाढ़ के हालात की उन्होंने पंजाब में जानकारी दी। पंजाब के 23 में से 12 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। बाढ़ से अब तक 29 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसमें करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर अब तक शिफ्ट किया जा चुका है। बाढ़ की वजह से पंजाब की खेती पर भी असर पड़ा है। खेती की करीब 3 लाख एकड़ की जमीन आप सोचिए प्रभावित हुई है, किस तरह का नुकसान हुआ है, जिससे धान, कपास, मक्का की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मौसम विभाग ने पंजाब के लिए बारिश का रेड अलर्ट अब जारी कर दिया है, यानी भारी बारिश की संभावना अभी भी है। इसीलिए बाढ़ की स्थिति से जल्दी राहत मिलने की उम्मीद कम है। पंजाब में बाढ़ की वजह से हालात कितने खराब हो गए, इस पर हमारी एक रिपोर्ट देखिए।
यहाँ आने का मकसद ये है कि कम से कम आपको यहाँ की तबाही दिखा पाए। ये देखिए, ये एक एनआरआई है जिन्होंने अपनी एक कोठी यहाँ पर बनाई थी और पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो चुकी है। एक तरीके से टेढ़ी हो गई, पूरा यहाँ पर रहने लायक जगह नहीं बची है। आसपास पूरे खेत हैं, लेकिन खेतों के बीच में बनाई गई थी। जब बांध टूटा, पानी का फ्लो इतना ज्यादा था और ठीक इधर ये देखा जाए तो ये आखिरी गांव है, यहाँ पर सेना की गाड़ियां लगी हुई थी। सेना की गाड़ियां जहां थी वो वहीं रह गई, क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव इतनी तेजी से आया कि इस गांव के आधे से ज्यादा घर या तो पानी में समा गए या पूरी तरह से टूट गए। लोगों को निकलने तक का मौका नहीं मिला। सामने ठीक रावी है जिसका बांध टूटा और इस पूरे इलाके को पानी ने अपनी चपेट में लिया। जिस वक्त पानी आया, आर्मी के ट्रक्स यहाँ पर खड़े हुए थे। आर्मी के जवान तो यहाँ से निकलकर चले गए, लेकिन ये ट्रक पूरी तरह से डूब गए थे। आज जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो ये बताते हैं कि पानी कम हुआ है, इस वजह से आज धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पर आना शुरू किया है। ये एक एरिया है जहां पर इन्होंने एक तरीके से कैंप बनाया हुआ है, जहां पर जो अंदर के डेरे के लोग हैं, जहां अभी भी पानी है, उनको यहां पर लाके रखा गया। उनके मवेशी यहां पर बंधे हुए हैं। अलग अलग जथेबंदियां हैं जो यहां पर लोगों की मदद के लिए पहुंची हैं। यहां पर खाने की व्यवस्था की गई है। इन लोगों ने कैंप भी लगाया है। अजनाला की स्थिति जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दूर दराज के जो डेरे हैं अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से ठप है और इसीलिए गोगेमाल का ये गांव है जहां पर हम मौजूद है। डेरे तो डूबे हैं, लेकिन उसके ठीक बाहर जो गांव का इलाका है, वहां पर इस तरीके के मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं ताकि लोगों को चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराई जा सके, उनको बताया जा सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। जब उनसे इससे संबंधित सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि कुदरत के आगे वो क्या ही कर सकते हैं। बात सही है, कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो उसके आगे सारे प्रयास कई बार फेल हो जाते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि पंजाब के लोगों को बाढ़ के हवाले छोड़ दिया जाए? कुदरत मुरे की करी है, कुदरत है की करी, कुदरत मुरे की करी है, कुदरत है की करी। पिछले 6 वर्षों में पंजाब तीसरी बार बाढ़ की चपेट में है। इससे पहले साल 2023-19 में भी पंजाब बाढ़ से प्रभावित हुआ था। साल 2023 की बाढ़ में पंजाब के 1500 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए थे। करीब 2,21,000 हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसल बर्बाद हो गई थी। इसी तरह से 2019 में बाढ़ आई और बाढ़ में 300 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे और हजारों हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई थी। तो क्या राज्य सरकार लोगों को हर साल ऐसे ही छोड़ देगी? ये तस्वीरें इतनी परेशान करने वाली जैसी स्थिति से बचने के प्रयास मॉनसून सीजन से पहले ही कर दिए गए। नदी के किनारों तक अतिक्रमण हटाया जाता है, नदियों और नहरों के तटबंधों का रखरखाव किया जाता है, सिल्ट की सफाई की जाती है ताकि नदी का फ्लो बना रहे। गांव और शहरों में ड्रेनेज की व्यवस्था को बेहतर किया जाता है ताकि पानी रुके नहीं। लेकिन पंजाब के मामले में ऐसा नहीं हुआ। इस साल तो स्थिति ज्यादा खराब थी। पंजाब में हर साल फरवरी महीने में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए एक मीटिंग होती है, लेकिन इस साल ये मीटिंग फरवरी में ना होकर जून में हुई थी। फरवरी में आम आदमी पार्टी का पूरा ध्यान दिल्ली की चुनाव पर था और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का फोकस भी अपनी पार्टी को जिताने पर लगा हुआ था। इसके बाद मई में पंजाब सरकार इस बात पर उलझी हुई थी कि भाखड़ा नागल डैम के पानी को हरियाणा और राजस्थान को दिया जाए या नहीं, और अगर दिया जाए तो कितनी मात्रा में बांटा जाए। इसको लेकर भी खूब बवाल हुआ क्योंकि भाखड़ा नांगल डैम में पानी को ज्यादा मात्रा में रोका जाने लगा था। इस मुद्दे पर भगवंत मान सरकार, भाखड़ा नांगल मैनेजमेंट बोर्ड और हरियाणा सरकार से उलझी रही। इसीलिए बाढ़ से निपटने की तैयारियों का उस वक्त जिस तरह से होना चाहिए था कदम नहीं उठाए गए। जब मॉनसून में पहाड़ों से ज्यादा मात्रा में पानी आया तो रंजीत सागर, पौंग और भाखड़ा नागल डैम से ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ना मजबूरी हो गया। इन बांधों पर पानी खतरनाक लेवल पर आ गया था और माना जा रहा है कि पंजाब में बाढ़ की एक वजह यह भी है। पंजाब के बाद अब आप देश की राजधानी में भी देखिए, क्योंकि दिल्ली और गुरुग्राम की इन तस्वीरों को जरा देखिए।
जिन नालियों से ड्रेन से इस पानी को निकलना था वहां से बजा के पानी बाहर आ रहा है, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर गया है, इसकी तस्दीक दे रहा है। और आज आप दूसरे देशों की राजधानी देखिए और भारत की राजधानी को देखिए। आज इस बात की चर्चा होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि हमारी राजधानी में जो व्यवस्था है, जो सरकार है, उसकी गैर मौजूदगी दिखती है। क्यों? क्योंकि सर्दियों का मौसम आता है, प्रदूषण दम घोटने लगता है। गर्मियां आती हैं, हीट वेव से बचाने के लिए सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं होते। मॉनसून आता है तो ये हमारी व्यवस्था की परीक्षा ले लेता है और इस परीक्षा में हमारा सिस्टम फेल हो जाता है। हमारे देश में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर लोगों के प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए तो उनकी किस्मत बदल सकती है, लेकिन गुरुग्राम तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में इतना आगे है और वहाँ 100 करोड़ रुपए के फ्लैट्स हैं। लेकिन सोचिए इस बाढ़ का क्या कीजिएगा और इस बाढ़ में आपसे आपके जो अधिकार चुरा लिए गए हैं उन अधिकारों का क्या कीजिएगा।